नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत है। हम क्लास 10 की प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे थे? 6 की। त्रिभुज नाम है, उसमें हमने प्रश्न कर लिए थे। 6.1 तो कंप्लीट कर ली थी, उसकी बेसिक डिटेल आपको बता दी थी। आज हम जो करने वाले हैं वो प्रमेय करने वाले हैं, थ्योरम 6.1। अच्छी प्रश्नावली है। 6.2 जो चलेगी वो प्रमेय पे आधारित चलेगी। प्रमेय आएगी तो आपको 6.2 आएगी। ओके है, तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। सभी बच्चे ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है कि भी अधूरे बच्चे आ जाएं, सभी बच्चे आएंगे। तो हम करते हैं प्रमेय 6.1 स्टार्ट। प्रमेय 6.1 है। इसका पहले तो मैं बता दूं आपको, ये कथन याद होना चाहिए, स्टेटमेंट। ये भी पूछा जाता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, इसको थेलस प्रमेय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थेलस प्रमेय। इसका जो नाम है वो थेलस प्रमेय भी है। लिख रहा हूं मैं, यहां पे देख लेना। थेलस प्रमेय, प्रमेय, या फिर इसको ये भी बोला जाता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये नाम है इसके। कि थेलस प्रमेय का कथन लिखिए, तो पहले ये याद होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये स्टेटमेंट, कथन आपके याद होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है। ओके है, और इसको क्या बोला जाता है? थेलस प्रमेय कहा जाता है इसे। दूसरा नाम इसका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी इसी को कहते हैं। तो इसको करते हैं पहले। तो सबसे पहले जो भी आपके 9th क्लास में आपने पढ़ा था प्रमेय सिद्ध करना, तो उसमें क्या होता है? प्रमेय सिद्ध करने वाले में हमें दिया है लिखना पड़ता है, उसके बाद सिद्ध करना लिखना पड़ता है, उसके बाद कोई रचना है तो रचना लिखनी पड़ती है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं, उपपत्ति इंग्लिश में प्रूफ होता है। ओके है, ये बातें आपको लिखनी पड़ती है, उसके बाद इसको सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले कोई त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। ध्यान से देखिए भाई।
ये त्रिभुज मैंने बना लिया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं आप इसमें से, के समांतर, इसके समांतर खींचोगे तो इधर खींची जाएगी, इसके समांतर लाइन खींचोगे तो ऐसे समांतर खींची जाएगी। अन्य दो भुजाओं को इसके समांतर आप लाइन खींचोगे, इसके समांतर आप लाइन खींचोगे तो इसके समांतर लाइन खींचने पर आपके पास इसकी अन्य दो भुजा ये बची। इन अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। सपोज करो एक यहां करे, एक यहां करे। अन्य दो भुजाओं को इसके समांतर खींचोगे तो इधर खींचेगी। तो इन दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे के लिए एक रेखा खींची जाए, रेखा खींच देंगे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाएं ये बची, इनका अनुपात यहां यदि आप प्रतिच्छेद करेंगे तो अनुपात का मतलब है यहां ऐसे बटे में आएगा। ओके, किसी भी एक लाइन के समांतर कोई रेखा खींच सकते हैं आप। तो मैं इस लाइन के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं जो आपको सामने दिख जाए। मैंने खींच दी ऐसे कोई एक लाइन, देखो यहां ध्यान से दिख ली कि ये लाइन इसके समांतर है। ओके है, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे खींचनी होगी, ध्यान से देखिएगा। ये लो, ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी और इस त्रिभुज का नाम दे दो आप ए बी सी और इसका नाम दे दो कोई डी पॉइंट और ई पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मैंने इस भुजा के समांतर एक लाइन ये खींच दी है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी अलग से लग रही है ये, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं गबर। ए, ये पॉइंट ए मान लें, ये बी और ये सी, ये डी, ये ई पॉइंट, ठीक है भाई। ये थोड़ी सी लाइन जो है वो ये इधर आती, ओके है। ये लाइन आप थोड़ी सी इधर बनाएंगे, इसके समांतर बनाएंगे, कहने का मतलब ये है, ओके है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, मतलब ये लाइन इसके समांतर खींच ली हमने। मान लो ये लाइन इसके समांतर खींच दी हमने, तो इसको और इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा बच गई, उनको यहां पे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक इस बिंदु पे कर रहा है और एक इस बिंदु पे कर रहा है, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये एक रेखा खींच दी। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाएं इसको छोड़ के, ठीक है। आप ऐसे ये लाइन जो मैंने ऐसे खींची है तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, वो इसके समांतर आ जाएगी। और इसके समांतर लोगे इस वाली लाइन के तो ऐसे आ जाएगी,
इस लाइन के समांतर खींचोगे तो यहां पे ऐसे खींची जाएगी। किसी भी एक लाइन के समांतर आप समांतर रेखा खींच सकते हैं। ये आपके सामने है इसलिए मैंने यहां पे बना दी है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको इसमें करने के लिए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये सिद्ध करना है हमें कि ये AD और ये BD बराबर होगा AE बट्टे में EC के, अनुपात बराबर करना है। ओके है यहां तक? ठीक है। उसके बाद इसमें रचना करनी होगी कुछ, तो इसमें दिया क्या है पहले तो वो लिखेंगे आप। दिया है एक बात तो ये है, दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, ये दे रखा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये तो करना है सिद्ध, लेकिन ये दे रखा है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, यानी ये DE, ये दिया हुआ आपको DE समानांतर है किसके? BC के। ये दिया हुआ है, ये बात दे रखी है। उसके बाद यहां पे आपको करना है क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले में क्या लिखा है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अन्य दो भुजाएं मतलब AD बट्टे में DB बराबर AE ध्यान से देख लो, AE बट्टे में EC ये वाली बात सिद्ध करनी है। थेलस प्रमेय है। थेलस प्रमेय में आपको समांतर मिलेगी दो लाइन, लिखा जाएगा उसमें कि यदि ऐसा ये दो लाइन समांतर हैं तो ये सिद्ध कीजिए, तो तुरंत समझ जाना दो लाइन समांतर हैं तो वो ऐसा अनुपात सिद्ध करना होता है आपको। ओके है यहां तक? उसके बाद में कुछ रचना करनी है। क्या करनी है भाई? रचना का पॉइंट भी लिखना है इसमें, रचना। और वो रचना में क्या लिखना है वो देखिएगा। मैं बिंदु यहां D से एक AC पर एक लंब डाल दूं, ठीक है। बिंदु D से मैंने एक लंब डाल दिया यहां, देखो भाई, ठीक है। और ये लंब डाल दिया तो ये हो गया आपका 90 डिग्री लंब डाला है। और इसका नाम दे दें हम क्या, ABCDE, F नाम दे दें आप, F। एक लंब यहां से भी डाला जाएगा E से, ये भी डाला जाएगा, तो यहां पे भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और इसका नाम दे दो G नाम, G। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, D बिंदु को E से मिलाएंगे, D बिंदु को E से मिलाएंगे, ठीक है भाई। और यहां E बिंदु को B से भी मिलाएंगे,
बी से मिलाएंगे, ये हमने रचना कर दी इस त्रिभुज की। ये बातें आपको लिखनी होंगी इसमें। रचना में क्या लिखा? सबसे पहले बिंदु डी से, बिंदु डी से भुजा एसी, भुजा एसी पर एक लंब डी एफ है, एक लंब, एक लंब डी एफ खींचा। एक बात ये हो गई, एक पहला पॉइंट इसका ये हो गया, पहले पॉइंट में ही चल रहा है। फिर बिंदु ई से, ये भी इसी एक ही पॉइंट में मान लो, बिंदु ई से, ई से, ई बिंदु से भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर एक लंब, कौन सा? इजी, खींचा। ओके, इस बात को ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, ये क्या है कि ये डी एफ, या करके इधर देखना, या इसको ये लिखें, या डी एफ लंबवत है डी एफ लंबवत का साइन ये होता है, लंबवत है किसके? ए सी के, ए सी पर डाला। या करके इसको ये भी लिख सकते हो आप, इसमें भी कौन, इसमें कौन सी भुजा थी? ये वाली डी एफ आ गई। अब आएगी ईजी, ईजी लंबवत है किस पर? ए बी पर, ए बी पर। ये वाली बात रचना में लिखनी है। और रचना में दूसरा पॉइंट तो रह ही गया कि बिंदु डी को सी से मिलाया और बिंदु ई को बी से मिलाया, ये दूसरा पॉइंट है। इसी में रचना में है, इसी रचना में है आपके पास में। दूसरा जो पॉइंट है रचना में, वो देखिएगा क्या है? बिंदु किसको मिलाया? डी को सी से, बिंदु डी को सी से मिलाया, डी को सी से, तथा बिंदु ई को बी से मिलाया। दोनों का एक ही में लिख दिया है। ये तो हो गई रचना। अब इसके बाद क्या लिखना है? उपपत्ति। तो ये है उसके बाद उपपत्ति, और इसका ये प्रूफ है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रूफ। दोनों में कोई भी एक बात लिख देना। ये अब प्रूफ करेंगे। ओके है? प्रूफ करने से पहले यहां आ जाओ। अब इस त्रिभुज में देखना है। पहले ये त्रिभुज लेना, एक ही साइड के त्रिभुज लेने हैं, दोनों साइड, इधर फिर इधर वाले, फिर पहले इधर वाले, जो चाहे उधर वाले ले सकते हैं आप। इधर पहले त्रिभुज बन रहा है ए डी ई त्रिभुज बन रहा है। अब मैं इसमें एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि ए डी ई त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज है, देखो इधर, और इसमें मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना चाहूं। ध्यान से देख लीजिए, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। यदि ये फॉर्मूला लगाना चाहूं मैं, तो इसमें आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सी होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे वाले में तो पता नहीं,
यदि ऐसा कोई त्रिभुज आ जाए उसमें तो आप जल्दी और बताएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें तो आपको पता है कि ये तो आधार है और ये कौन है? लंब है। आधार और लंब आ गया यहां पे। आधार और ऊंचाई, लंब को ही तो बोलते हैं यहां पे ऊंचाई, ये वाली, ये ऊंचाई हो गई, ये इसका आधार हो गया। लेकिन ऐसा त्रिभुज बन जाए आपके पास में ऐसा, तो आप क्या करेंगे? जिस पे लंब डाल रखा है, जैसे मान लो यहां से इस पे ये लंब डाला, वह तो हो जाएगी क्या? ऊंचाई। और जिस पर डाल रखा है वो हो जाएगी कौन? आधार हो जाएगा। जिस पे डाल रखा है वो हो जाएगी उसकी आधार, और जो लंबवत डाल रखी है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ओके, यहां तक? कई बार ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, ये तो न्यून कोण है त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बना दे ऐसे, या फिर दूसरी टाइप का देखना, ऐसे बन गया कोई अधिक कोण बन गया, उसमें आधार कौन सा लेंगे और ऊंचाई कौन सी लेंगे? तो इस वाले त्रिभुज के अंदर ऐसा नहीं है कि यहां पे आप की लंब डाल देंगे कि लंब डाला जाएगा, कि मान लो यहां पे आपने ये लंब डाल दिया, क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। लंब का मतलब लंबवत 90 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है? ये जो लाइन है इसको तो बढ़ा दिया जाएगा, और यहां ये जो है वो इस प्रकार से आपके पास लंबवत डाला जाएगा, यहां पे ये लंबवत। तो इस स्थिति में अधिक कोण वाले त्रिभुज में बाहर भी आपके पास लंबवत डाला जाएगा। तो लंबवत तो का कहने का मतलब ऊंचाई तो ये मानी जाएगी इसमें, पर आधार कौन सा माना जाएगा? त्रिभुज में यहां से यहां तक काउंट नहीं होगा, जो त्रिभुज के अंदर है वही होगा, यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक आधार माना जाएगा और ऊंचाई बाहर वाली मानी जाएगी। ओके है? अंदर त्रिभुज के अंदर नहीं हो सकता, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर। ओके है यहां तक? तो ये दोनों बातें मैं समझा रहा था आपको, तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना यहां पे इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? नाम लिख रहा हूं, त्रिभुज ए डी ई में। ए डी ई के अंदर आप देखो आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है। मैं इधर वाले ले रहा हूं, इधर वाले त्रिभुज, ध्यान से देखो, ये तो हो गया त्रिभुज ए डी ई, इसके अंदर इधर तो चाहिए मुझे, ये तो हो गया आधार, ये वाली लाइन, और इस पे ये लंब डाल रखा, ये हो गई इसकी ऊंचाई, इसी पे चाहिए ना, इधर वाले पे। इधर भी तो है लंबवत, लेकिन इधर वाले पे चाहिए ही नहीं। इधर वाला त्रिभुज इस साइड वाला नहीं चाहिए, इधर वाली चाहिए। यानी मेरे को ये चाहिए कि ए डी इसका आधार चाहिए, और इसका आधार चाहिएगा तो इसके ऊपर आधार पे देख लो कहां लंब डाल रखा है, लंब ये डाल रखा है, तो लंब ये हो गया, कौन सा हो गया? ई जी, और आधार कौन सा हो गया? ए डी। तो लग सकता है इसमें त्रिभुज में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आगे चलिएगा, यहां पे मैंने लिखा कि त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, क्या लिखोगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का लगाना है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। ओके है? ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुणा आधार कौन सा माना जाएगा त्रिभुज ए डी में। ये मैं यहां लिख भी देता हूं, यहां पे देखना, ये त्रिभुज है, मान लो ऐसा त्रिभुज है, और इसके अंदर मेरे को ये चाहिए कि यहां से यहां तक चाहिए, अलग से बना के दिखा रहा हूं ए, और ये डी,
और ये यहां पे ई है। बताओ आधार आपको ये चाहिए, आधार ये चाहिएगा तो इसके ऊपर देख लो ना, यहां से आपके पास यही तो लंबवत डाल रखा है ऐसे, तो लंबवत ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। मतलब आधार तो ये हो गया और ये हो गई आपकी ऊंचाई। देख लो ऐसा त्रिभुज है कि नहीं अपने वाले इसके अंदर, ये रहा ये वाला त्रिभुज, इस साइड का लेना है, इस साइड के बाद में लेने हैं। हो गया, ये अलग से बना के दिखा रखा है। आधार ये हो गया, आपको नहीं पता चले तो आपको ये देखो कि इस पे आधार चाहिए हमें और ये आधार चाहिए, तो इस पे लंबवत डाल रखा है क्या, कहीं डाल रखा है, तो ई जी आपका क्या बन जाएगा, ये ऊंचाई बन जाएगी। तो यहां पे 1/2 गुणा आधार हो गया आपका एडी, गुणा में ऊंचाई कौन सी बोली जाएगी, ईजी। ये लो हो गया इसका, ये समीकरण नंबर आपका हो गया फर्स्ट, एक समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण लाने के लिए आपको त्रिभुज दूसरा देखना है, इस साइड, इसी साइड, ऊपर का हो गया। नीचे में एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दें, ये त्रिभुज बन रहा है डी बी और ई, डी बी ई, ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से डी बी ई त्रिभुज में, दूसरी बात यहां लिखोगे त्रिभुज डी बी ई में, इसमें इसका क्षेत्रफल लगाओगे तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है सभी में, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें आधार और ऊंचाई आपको चेक करनी है, तो मैं यहां पे त्रिभुज का ये बना रहा हूं साइन, कि कौन सा ले रहे हो आप, ये ले रहे हो डी बी ई, डी बी ई ऐसा बन रहा है, ये डी बी और ये ई ऐसा बन रहा है, ठीक है, डी बी और ई अलग से ही बना के बता रहा हूं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका आधार अधिक कौन है, आधार और ऊंचाई देखनी है। तो आधार और ऊंचाई ऐसे तो देखोगे नहीं कि यहां से यहां डाल दूं, यहां से इधर डाल दूं, इधर से इधर डाल दूं, ऐसा तो होगा ही नहीं अधिक कोण में। तो आपको क्या करना है, इसमें इस वाले त्रिभुज में देखो ये डाल रखी है बाहर, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो एक तो ये डाल रखा है और एक इस साइड से डाल रखा है, डाल रखा है। आपको तो इस साइड वाला लेना है, कहने का मतलब आधार ये लेना है, आधार ये डीबी, डीबी लेना है, और डीबी लेना है तो आपको ये लाइन यहां से बढ़ा दी और ये वाला इसका क्या हुआ, ऊंचाई हो गई, लंब हो गया। मतलब ये आपको अब की बार ये आधार लेना है, ये आधार, तो आप ये चेक कर लो इस आधार के यहां तो कोई लंब नहीं डाल रखा, नहीं डाल रखा, तो बाहर देखो इसके, तो एक तो ये डाल रखा है यहां से यहां तक, ये डाल रखा है, लेकिन इस त्रिभुज में नहीं आ रहा। इस त्रिभुज में कहां काउंट करोगे, देखो एक ये लाइन, फिर यहां दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये तो 4 लाइन हो गई, त्रिभुज बना ही नहीं। तो इसका मतलब है इस लाइन को आगे बढ़ाया गया यहां से यहां तक, और फिर ये यहां, और फिर ये त्रिभुज बन गया। देखो ये त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसमें चेक करके दिखा रहा हूं आपको, देखना। इस लाइन को इन्होंने आगे बढ़ा दिया ऐसे, ओके, आगे बढ़ाने के बाद यहां से इन्होंने लंब डाल रखा है सीधा इसके ऊपर ऐसे, इधर से ऐसे ई जी पॉइंट से लंब डाल रखा है। तो आधार तो यही माना जाएगा, लेकिन लंब ये माना जाएगा यहां से यहां तक ऐसे, ईजी कौन सा माना जाएगा, ईजी माना जाएगा, कौन, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मानी जाएगी ये, और आधार रहेगा आपका ये, आधार होगा डीबी और ऊंचाई मानी जाएगी ई जी। तो इसके अंदर आपके पास में ये आ जाएगा, आपके पास में 1/2 गुणा में आधार, बोलो इसका आधार कौन है, डीबी, डीबी गुणा में इसकी ऊंचाई कौन है, ई जी, और ये समीकरण नंबर आपका हो गया सेकंड। समीकरण 2 निकाल लिए, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दो, भाग कर दो इसमें,
समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, भाग करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 भाग समीकरण नंबर 2 कि समीकरण 1 में 2 का क्या कर दो, भाग। तो पहले इधर वाले लिखोगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में दूसरा वाला समीकरण का इधर वाला पार्ट कौन सा था, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ये दोनों तो इधर तो मैंने भाग दे दिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी राइट साइड का भाग देंगे। तो इधर है 1/2 गुणा में आधार कौन था उसका, एडी, गुणा में ऊंचाई कौन थी, ईजी, ईजी बट्टे में लाइन 1/2 गुणा में आधार कौन था उसका, इस वाले त्रिभुज का, डीबी, डीबी गुणा में ऊंचाई कौन, ईजी, सेम। ओके, तो ये तो 1/2 कट गया, ईजी से ईजी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया कि त्रिभुज क्या, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर कौन बचा, लिख दो यहां पे, एडी बट्टे में डीबी। ये समीकरण नंबर नया आ गया आपके पास, कितना, समीकरण नंबर 3। समीकरण ज्यादा चलेंगे इसमें, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखिएगा, ये चित्र याद होना चाहिए आपके, चित्र बनाना आना चाहिए। अब इस साइड के ले लिए, इसी प्रकार इस साइड के लेने। इस साइड में कौन, कि आधार आपके पास होना चाहिए एई, कौन होना चाहिए, एई। एई होगा तो आपकी तुरंत समझ में आती है कि एई के ऊपर लब देख लो ना, कहां से डाल रखा है, यहां से डाल रखा है, डी एफ। तो डी एफ क्या हो जाएगा आपके पास, ऊंचाई, और आधार कौन हो जाएगा, एई। त्रिभुज तो वही लेना है, ए डी बी, परंतु अब की बार यहां आधार एई लेना है, तो एई लेना तो इस साइड लाएंगे, त्रिभुज सेम लेना है, बताया ना आपको, आधार ये लेना है तो इस आधार के ऊपर कहीं भी देख लो 90 डिग्री है, क्या है, और वो 90 डिग्री यहां से जा रहा है डी एफ से, तो डी एफ क्या हो गया, उसकी ऊंचाई, और ये क्या हो गया, एई इसका आधार हो गया। तो त्रिभुज सेम लेना है, तो अब की बार आगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पुनः आपको क्या करना है, अब करना है आपको क्या, कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लगा दो सीधा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 गुणा में आधार कौन, अभी अभी बताया था, यहां त्रिभुज बना भी देता हूं मैं कि त्रिभुज सेम यही है, ऐसा है, ये ए है, ये यहां पे डी है, ये यहां पे ई है, लेकिन अब की बार आपको क्या चाहिए, आधार ये चाहिए, एई चाहिए, एई। तो इसके ऊपर एई पे यहां से लंब नहीं डाल रखा, तो लंब डाल रखा है, तो यहां पे डी एफ है, तो डी एफ इसका क्या हो गया, लंब हो गया, कहने का मतलब ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। बस समझ में ये आना चाहिए कौन सा आधार लेना है, तो अपने आप आ जाएगी। तो यहां पे 1/2 गुणा आधार कौन है, एई, एई गुणा में ऊंचाई कौन है, इसकी ऊंचाई है डीएफ, ये डीएफ, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका हो गया कितना, 3 हो गए, तो इसके बाद 4, समीकरण नंबर 4। ओके है यहां तक। उसके बाद देखिएगा,
अब इधर का ऊपर वाला त्रिभुज तो ले लिया, अब हमें चाहिएगा कि सर ये EC आधार चाहिएगा। EC आधार चाहिएगा तो आपके पास त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ECB, ये बन रहा है। ECB में, ECB के अंदर यहां पे कोई लंब डाल रखा है क्या, ऐसे कोई, इधर से कोई नहीं डाल रखा, तो बाहर की साइड जाओ कि इधर ऐसे जाओ, कहीं ना कहीं बनाएगा आपको लंब डला हुआ दिखाई देगा, त्रिभुज बना हुआ दिखाई देगा आपको कि यहां से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या यहां पे, तो चेक कर लो यहां से कि इस लाइन को आगे बढ़ा दिया यहां तक, ठीक है, यानी ये त्रिभुज बनेगा ये ऐसा, EC और D, ठीक है। तो ECD में आपके पास ये लाइन आगे बढ़ी और ये यहां से इसका क्या हो गया, DF या ऊंचाई हो गई DF। ये है ECD, ECD के अंदर देखिएगा, ठीक है, त्रिभुज ECD के अंदर ओके है भाई। DBE ओके, ECD आगे आ जाओ अब, ECD, इसके बाद त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये ऊंचाई, इसका फॉर्मूला तो ये है। अब इसमें आधार कौन ऊंचाई कौन वो देखिएगा, ECD देखो तो इधर से E ऐसे है, C और ये D, ये त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में ये तो है E, ये है C और ये है D पॉइंट। अब बताओ हमें आधार तो ये चाहिए EC, तो आधार ये चाहिएगा तो यहां से आगे इस लाइन को बढ़ा रखा आगे, बिल्कुल, और बढ़ा रखा है तो यहां से 90 डिग्री बन रहा है, यहां से बन रहा है, तो ये DF है यहाँ पे FDF, तो ये तो हो जाएगा इसका कौन आधार, ये इस त्रिभुज का ही लेना है, आगे तक नहीं लेना है, और ये इसकी हो जाएगी कौन ऊंचाई, ये ऊंचाई बोली जाएगी। तो यहां से EC तो हो गया आपके पास इसके अंदर बराबर में 1/2 गुणा में ये EC तो हो गया आधार गुणा ऊंचाई बोली जाएगी DF, और ये समीकरण नंबर नेक्स्ट है कौन सा, 5th। अब 4 और 5th को डिवाइड कर दो, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 4 डिवाइड समीकरण नंबर 5th, समीकरण 4 और 5 को भाग कर दें, तो भाग करोगे तो इधर आएगा आपके पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, सेम है ये तो क्षेत्रफल, बट्टे में त्रिभुज, उसके बाद ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल, ओके है। ये तो हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड की चेक कीजिए, इधर आपको लिखना है 1/2 गुणा आधार कौन है इसमें, इस वाले में ADE के अंदर, वो देखिएगा यहां से इसके अंदर AE है, AE गुणा में कौन है ऊंचाई DF है, बट्टे में 1/2 गुणा में आधार इसका क्या है भाई EC, ये लिख रखा EC, गुणा में कौन है DF, अब ये DF कट गया, 1/2 ये कट गया, अब आपके पास इससे आ गया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर कौन आया AE, बट्टे में कौन EC, समीकरण नंबर नेक्स्ट हो गया आपके पास 6, ये 6 हो गया। इतना काम हमारे पास आ चुका है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास में सिद्ध करने वाली बात आ चुकी है, वो 6 समीकरण
और यहां से थर्ड समीकरण में देखिए, ये रहा थर्ड समीकरण, एडी बटे डीबी, यानी कहने का मतलब एडी बटे डीबी और बराबर में ये आ गया एई बटे ईसी। कहने का मतलब ये वाली बात और उसमें समीकरण नंबर 3 में दोनों बराबर होनी चाहिए, पर है नहीं। यहां एडी का क्षेत्रफल है, यहां ईसीडी का क्षेत्रफल। तीसरे समीकरण में भी एडी का क्षेत्रफल तो है यहां पे, लेकिन यहां ये वो जो बात लिखी है वो सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो हम बराबर नहीं कर सकते। अब आगे देखिएगा इसके अंदर क्या करना है, इस चित्र में देखिएगा। देखो इधर, अब देखो इधर कि ये वाले दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुज कौन से हैं? एक तो बन रहा है डीबीई और एक बन रहा है ईसीडी, जो नीचे हमने हर में जो त्रिभुज ले रखे हैं दोनों के समीकरण नंबर 3 और 6 में, वो दोनों एक ही आधार, एक आधार देखना यहां पे डीबीई, इसमें ये लाइन आ रही है क्या? ये वाली लाइन आ रही है क्या? आ रही है। और इस वाले त्रिभुज में देखना ईसीडी, ये देखो ये त्रिभुज पूरा बनेगा तो यहीं तो आओगे, तो इसमें भी ये लाइन आ रही है, तो दोनों में एक ही लाइन आ रही है, एक ही आधार हुआ, और दोनों एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है दोनों, यानी डीई और बीसी दोनों समांतर रेखा हैं क्या? 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो दोनों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो देख लीजिएगा, दोनों का आधार ये आ रहा है और ये दोनों इस डीई और बीसी समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, दोनों के बीच स्थित है दो त्रिभुज हैं, और दोनों में आधार कौन आ रहा है? एक ही आ रहा है। कौन आ रहा है? वो डीई आ रहा है। ये बात और लिखनी है आपको यहां पे आगे जाके, आगे देखिएगा यहां से समीकरण नंबर 6 के बाद क्या लिखोगे? जब दो त्रिभुज कौन से त्रिभुज, एक तो आपका पास कौन सा बन जाएगा? डी बी डी बी ई, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा? सी बी डी। चेक कर लो, चित्र को देखना पड़ता है बार बार में। एक तो बन गया डीबीई और एक बन गया ईसीडी। ईसीडी लिखना है भैया, ये तो लिखना है ईसीडी और एक लिखना है बीडीई। डीबीई है, डीबीई ठीक लिखा है, डीबीई ओके है। ये दोनों त्रिभुज दो त्रिभुज एक ही आधार कौन सा हुआ है उसका वो देख लें। एक ही आधार दिखा रहा हूं, देखना इसे चित्र में देखो, ये रहा एक ही आधार कौन है? डीई, और दो समांतर रेखा डीई और बीसी, एक ही आधार डीई ओके, एक ही आधार डीई तथा दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी? डीई तथा बीसी के बीच स्थित
है तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो क्या लिखा जाएगा वो देखिएगा कि त्रिभुज कौन कौन सा, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, इस वाले का, ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। राइट। अब आप समीकरण नंबर 3 और 6 में किसी एक में इसका मान या इसका मान वापस किसी एक में रखना है। समीकरण नंबर 3 में रख देता हूं ये वाला मान, ठीक है। और ये समीकरण नंबर कौन सा मानोगे आप, समीकरण नंबर 7। 6 हो चुके, 7 मान लें। तो आप इसके बाद क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 7 से मान रखने पर समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हो और समीकरण नंबर 6 में भी रख सकते हो, किसी एक में रखना है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 ये था कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में यहां क्या था वो देखना आपको, त्रिभुज समीकरण नंबर 3 में यहां देखिए समीकरण नंबर 3 ये रहा, ये सेम है यहां पे कौन है, DBE का क्षेत्रफल। तो DBE का क्षेत्रफल का मान रखना है, DBE का क्षेत्रफल का मान रखना है। DBE का क्षेत्रफल ये रहा, DBE का क्षेत्रफल की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो यहां लिख सकता हूं त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर, बस इतना ही काम करना है। यहां पे क्या लिखा हुआ था, DBE का क्षेत्रफल, यहां पे लिखा हुआ है समीकरण नंबर 3 में, चेक कर लेना चाहिए। यहां पे कौन लिखा हुआ है, ये वाली बात लिखी हुई है, तो उसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता क्या ये वाली बात कि त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, क्यों, दोनों बराबर हैं। तो यहां पे ये बात लिख सकते हैं। और आगे कौन चल रहा है वो पता ही आपको, AD बट्टे में कौन चल रहा है, DB। AD बटे DB है क्या, वो चेक कर लो, AD बटे DB, AD बटे DB ये चल रहा है, AD बटे DB आ गया। यहां समीकरण नंबर हो गया यहां पे 8, ओके है। अब आपके पास आ जाएगा समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 8 में चेक कर लो कि यहां पे ये वाली जो बात है, समीकरण नंबर 8 में चेक करो, देखो इधर ADE का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल है। तो समीकरण नंबर 6 में भी चेक करो, देखो ये रहा समीकरण नंबर 6 में, ADE का क्षेत्रफल ECD का क्षेत्रफल दोनों बराबर चल रहे हैं, कि इधर वाला पार्ट जो चल रहे हैं समीकरण नंबर 6 और 8 में दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब आगे वाला पार्ट बराबर हो जाएगा उसका, राइट साइड, ओके है। तो समीकरण नंबर 6 व 8 से, समीकरण नंबर 6 व 8 से, समीकरण नंबर 6 व समीकरण नंबर 8 से समीकरण नंबर 8 से, ठीक है, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हो गए। तो क्या लिखना आपको कि ये आ गया कि AD बट्टे में कौन, DB बराबर AE बट्टे में कौन, EC।
ये वाली बात ही तो आपको सिद्ध करनी थी, ये वाली बात आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो आप कहोगे डायरेक्ट क्यों लिख दी, समीकरण नंबर 6 और 8 में लेफ्ट साइड बराबर होगी दोनों, तो कहने का मतलब समीकरण नंबर 6 से समीकरण नंबर 8 में मान रख सकते हो, या ऐसे सीधा भी लिख सकते हो समीकरण 6 व 8 से। तो ये वाली बात आपको क्या करनी थी, सिद्ध, तो इति सिद्धम हो गया, हेंस प्रूव्ड बोलते हैं इसको, इति सिद्धम एचपी, हेंस प्रूव्ड। अच्छी थेलस परमेथी, ठीक है। कोई भी डाउट लगे तो दोबारा इसको आप देख लेना, और फिर भी नहीं आए तो दोबारा बता देंगे, पहले देख लेना आराम से दोबारा इसको, यहां तक कोई भी डाउट है अच्छी तरह से चेक कर लें इसको, ठीक है। एक बार इसके समीकरण नंबर 2, 3, 4 ये सब समीकरण आपको चेक करने, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और 2 लाना है इस साइड से, समीकरण 3 और 4 सॉरी 4 और 5 इधर लाना है, ठीक है। 3 समीकरण कहां से बनेगा, समीकरण 1 और 2 लाओगे इधर से क्षेत्रफल, उसमें भाग दोगे समीकरण 3 आ जाएगा। इस साइड से समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 4 और 5, 4 और 5 को भाग देना है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 6, बस इतना ही काम है। 6 के बाद में आपको क्या करना है, ये दो त्रिभुज जो हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है हमेशा, क्यों होता है, क्योंकि वो एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है, इसलिए उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। वो मान आप समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, ठीक है, 3 में रख सकते हैं या फिर किस में रख सकते हैं, 6 में रख सकते हैं, किसी एक में रख सकते हैं। ओके है क्या, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो यहां तक चेक कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बाद आती है आपकी प्रमेय 6.2, ठीक है। प्रमेय 6.2 है, यह भी आपकी क्या है, बड़ी है। तो पहले आप इसी को देख ले 6.1 को आराम से, देखो कोई भी आपको ऐसा लगे इसमें प्रश्न में कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिख देना, ओके है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ओके बच्चों, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय।